नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदीप मास्टर ऑनलाइन क्लासेस पे। तो आज हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में जो प्रश्न हम यहाँ पे करने वाले हैं, तो आने वाला जो एग्ज़ाम है ग्रुप डी का हरियाणा का आपका, तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए इसको कवर करते हैं। तो 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना विशेषतः दक्षिण भारत की तथा सामान्यतः भारत के इतिहास की एक महान घटना मानी जाती है। और जो दक्षिण भारत है उसमें तुगलक सत्ता के विरुद्ध होने वाले राजनीतिक तथा सांस्कृतिक आंदोलन के परिणाम स्वरूप इसकी स्थापना हुई है। तो जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी जो स्थापना है 1336 में हुई थी। और जो विजयनगर साम्राज्य है इसका जो टाइम पीरियड रहेगा 1336 से 1650 ईस्वी तक रहेगा। और ये दक्षिण भारत में तुगलक सत्ता है उसके विरुद्ध होने वाले राजनीतिक तथा सांस्कृतिक आंदोलन के परिणाम स्वरूप इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। तो जो आपका मध्यकाल में स्थापित होने वाला प्रथम हिंदू राज्य है वो आपका विजयनगर साम्राज्य रहेगा। स्थापना इसकी हरिहर व बुक्का नामक दो भाइयों ने कब की थी, 1336 में की थी। और माधव विदारण जो इनके गुरु थे इनकी प्रेरणा से की थी। या फिर आप कह सकते हो संगम के 5 पुत्रों में से हरिहर व बुक्का ने इस साम्राज्य की क्या की थी, स्थापना की थी। और कब की थी, 1336 में की थी। जो वारंगल के काकतियों के सामंत थे, जो ये आपका हरिहर व बुक्का है ये वारंगल के अंदर काकतीय थे, उनके सामंत थे और बाद में काम्पिल्ली राज्य में मंत्री भी बने थे। तो पहले नाम इसका क्या होता था, हम्पी या हस्तिनावती होता था। और बाद में इसका नाम क्या पड़ गया, विजयनगर पड़ गया। तो आपसे पूछे विजयनगर साम्राज्य का टाइम पीरियड क्या है, तो आप बता सकते हो 1336 से 1650 रहेगा। दक्षिण भारत में तुगलक सत्ता के विरुद्ध होने वाले राजनीतिक तथा सांस्कृतिक आंदोलन के परिणाम स्वरूप इस राज्य की स्थापना हुई। मध्यकाल में स्थापित होने वाला प्रथम हिंदू राज्य रहेगा विजयनगर साम्राज्य। और स्थापना हरिहर व बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, 1336 में की थी। माधव विदारण ने उनके गुरुओं की प्रेरणा से। पहले नाम इसका हम्पी या हस्तिनावती होता था और अब बाद में इसका नाम विजयनगर कर दिया गया। तो विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों ने शासन किया। जैसे आपकी दिल्ली सल्तनत थी उसमें आपकी 5 डायनेस्टी ने राज किया, तो उसी प्रकार जो विजयनगर साम्राज्य था वो 4 वंशों ने शासन किया। उसमें पहला आपका संगम वंश, फिर आपका सुल्लू वंश, फिर आपका तुल्लु वंश, फिर आपका आरवीडू वंश। अगर संगम वंश का टाइम पीरियड पूछे तो 1336 से 1485 रहेगा। सल्लू वंश का पूछे तो 1485 से 1505 रहेगा। तुल्लु वंश का पूछे तो 1505 से 1570 रहेगा। आरवीडू वंश का पूछे तो 1570 से 1650 रहेगा। तो 4 जो वंश हैं इन्होंने विजयनगर साम्राज्य के अंदर शासन किया अपना। और जो आपका संगम वंश है, जो आपका संगम वंश है इसका जो संस्थापक रहेगा हरिहर रहेगा। हरिहर फर्स्ट रहेगा। और जो आपका बुक्का है वो रहेगा भी हरिहर फर्स्ट व बुक्का ये रहेगा। और जो आपका सुल्लू वंश है इसका जो शासक रहेगा इसका रहेगा नरसिंह। आपसे मैचिंग में पूछ सकता है क्वेश्चन, आपसे मिलान करना पूछ सकता है, तो आपका नरसिंह रहेगा। और जो आपका तुल्लु वंश है उसका रहेगा वीर नरसिंह। इसका रहेगा वीर नरसिंह रहेगा शासक, संस्थापक आपका। और जो आपका आरवीडू वंश है, लास्ट वंश है, उसका रहेगा तिरुमल। तो उसका क्या रहेगा, तिरुमल रहेगा, तिरुमल। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। संगम वंश का संस्थापक हरिहर फर्स्ट व बुक्का रहेगा। सुल्लू वंश का नरसिंह रहेगा। तुल्लु वंश का वीर नरसिंह रहेगा। और आपका आरवीडू वंश का रहेगा तिरुमल। तो पहला वंश संगम वंश रहेगा, फिर सुल्लू वंश, फिर तुल्लु वंश और आरवीडू वंश। क्रम में भी आपको पूछ सकता है, मैचिंग में भी आपको पूछ सकता है, इनकी टाइम डेट भी आपसे पूछ सकता है। तो 4 वंश ने विजयनगर साम्राज्य में क्या किया था, शासन किया था। तो पहले हम संगम वंश के बारे में पढ़ेंगे। संगम वंश का जो टाइम पीरियड रहेगा 1336 से 1485 ईस्वी तक रहेगा। और हरिहर व बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की क्या की थी, स्थापना की थी। या फिर हरिहर प्रथम है 1336 से 1356 ईस्वी, इसने विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है इसे। और उसने अपनी पहली राजधानी किसको बनाया था, अनेगोंडी को बनाया था। तो और बाद में विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया था। तो हरिहर व बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। जो पहला शासक रहेगा संगम वंश का वो कौन रहेगा, हरिहर रहेगा। 1336 से लेकर 1356 तक ये क्या करेगा, राज करेगा। संगम वंश का प्रथम शासक अगर आपसे पूछे तो हरिहर फर्स्ट रहेगा। और इसने क्या किया था, अनेगुंडी को राजधानी बनाया था। तो अनेगुंडी यानी कि नदी के पास का एरिया था, तो बाढ़ आने के कारण यानी बाद में 17 वर्ष बाद क्या बना दिया था, 17 वर्ष आपकी राजधानी अनेगुंडी रहेगी। बाद में किसको राजधानी बना दिया था, विजयनगर को बना दिया था।
और 1346 में होयसल अपने साम्राज्य में मिला लिया। 1346 में क्या होता है, होयसल को अपने साम्राज्य में मिला लिया जाता है इसके द्वारा। 1347 में बहमनी साम्राज्य का विस्तार रुक जाता है इसके कारण, और 1356 में हरिहर फर्स्ट की क्या हो जाती है, भी मृत्यु हो जाती है। संगम वंश का जो नेक्स्ट शासक रहेगा वो रहेगा बुक्का फर्स्ट। इसका टाइम पीरियड रहेगा 1356 से 1373 ईस्वी तक। हरिहर के बाद शासक बनता है ये। मदुरई को जीतकर विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया इसने, बुक्का फर्स्ट ने। और इसने अपना एक राजदूत कहाँ भेजा था, भी चीन भेजा था। इसने अपना एक राजदूत चीन भेजा था। वैदिक धर्म को प्रोत्साहन दिया इसने, और वैदिक धर्म को प्रोत्साहन देने के कारण इसकी उपाधि क्या पड़ गई, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक इसकी उपाधि पड़ जाती है भी। तो इसकी उपाधि वेद मार्ग प्रतिष्ठापक रहेगी। और इससे नेक्स्ट जो राजा बनेगा वो आएगा हरिहर द्वितीय। उसका टाइम पीरियड रहेगा 1373 से 1404 ईस्वी। बुक्का प्रथम का पुत्र था ये। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करके सिंहासन पर बैठा था। अगर इसकी उपाधि पूछे तो क्या रहेगी, महाराजा धीराज रहेगी। और महाराजा धीराज की उपाधि के साथ ही क्या बैठा था, सिंहासन पर बैठा था। इसने कनारा, मैसूर, तिरुचिरापल्ली, कांची आदि प्रदेशों पर भी विजय प्राप्त की थी। इसकी सबसे बड़ी सफलता पश्चिम के बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा छीनना था। इसकी सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है पश्चिम के बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा छीनना। और इसने श्रीलंका के राजा से भी कर वसूल किया था। अगर श्रीलंका के राजा से कर वसूल करने वाला शासक पूछे तो ये रहेगा। मृत्यु आपकी 1404 में हो गई थी इसकी। और नेक्स्ट जो आपका शासक बनता है विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश का, तो रहेगा विरूपाक्ष प्रथम 1404 ईस्वी में। हरिहर सेकंड का पुत्र था ये। पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन पर अधिकार कर लिया इसने, और शीघ्र ही अपने भाई बुक्का सेकंड के द्वारा अपदस्थ कर दिया गया, हटा दिया गया। और इसी कारण इसका शासन बहुत ही अल्पकालीन रहा। तो विरूपाक्ष प्रथम का जो शासन काल था वो बहुत ही अल्पकालीन रहा। नेक्स्ट जो शासक आएगा वो आएगा बुक्का सेकंड 1404 से 1406। इसके भाई विरूपाक्ष फर्स्ट ने इसका राज सिंहासन पर बैठाए जाने का विरोध किया था, और केवल 2 वर्ष तक ही इसने शासन किया। फिर आएगा आपका देवराय फर्स्ट 1406 से 1422 ईस्वी तक। हरिहर सेकंड के बाद विजयनगर साम्राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी यही था। और अपने शासनकाल में बहमनी सुल्तान फिरोज शाह के आक्रमण का सामना इसने किया, और फिरोज शाह से पराजित होने के कारण देवराय फर्स्ट ने अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ कर दिया था। और सिंचाई सुविधा के लिए तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर नहरें निकलवाई इसने सिंचाई के लिए। तो तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर नहरें निकलवाने का काम किसने किया, सिंचाई सुविधा के लिए, तो किया आपका देवराय फर्स्ट ने। नेक्स्ट इसके टाइम में क्या होता है, इटली यात्री मोस्ट इम्पोर्टेंट है। निकोलो कोंटी आता है 1420 में, विजयनगर की यात्रा पर आया। तो विजयनगर की यात्रा में निकोलो कोंटी 1420 में इटली यात्री आता है इसके टाइम पे। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ थे इसके टाइम में, और 1422 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। देवराय सेकंड नेक्स्ट जो आपका शासक रहेगा 1422 से 1446। देवराय फर्स्ट के बाद उसका पुत्र रामचंद्र 1422 में सिंहासन पर बैठा, परंतु कुछ महीनों बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। और रामचंद्र के बाद उसका भाई वीर विजय गद्दी पर बैठा, लेकिन उसका शासन भी क्या रहा, अल्पकालीन रहा भाई। नेक्स्ट अगला शासक वीर विजय का पुत्र देवराय सेकंड हुआ। और देवराय सेकंड इस वंश का सबसे महान शासक था, जो जनसाधारण में इंद्र का अवतार माना जाता था। तो देवराय सेकंड 1422 से 1446 तक राजा रहेगा। इसके समय फारस के शासक शाहरुख ने अब्दुल रज्जाक को अपना दूत बनाकर इसके साम्राज्य में भेजा था। तो इसके समय में क्या हुआ था, फारस का शासक था शाहरुख, उसने किसको भेजा था, अब्दुल रज्जाक को भेजा था अपना दूत बना के इसके साम्राज्य में, देवराय सेकंड के। तो अब्दुल रज्जाक किसके टाइम में आया था, देवराय सेकंड के उसमें टाइम में आया था। तो इसने बड़ी संख्या में अपनी सेना में मुसलमानों को भर्ती किया और उनके लिए मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। एक अभिलेख में इसे गज बैठकर हाथियों का शिकारी, गज बैठकर का मीन्स हाथियों का शिकारी कहा गया है। 1446 में इसकी क्या हो जाती है, भी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट जो शासक रहेगा वो रहेगा मल्लिकार्जुन, और इसका टाइम पीरियड 1446 से 1465 ईस्वी रहेगा। देवराय सेकंड के बाद उसका पुत्र मल्लिकार्जुन विजयनगर साम्राज्य का स्वामी बना, और उसके समय उड़ीसा एवं बहमनी के आक्रमण में उड़ीसा ने कौडबिंदु व उदयगिरी के किले पर अधिकार कर लिया। इसी के समय में क्या होता है, उड़ीसा एवं बहमनी के आक्रमण में उड़ीसा ने कौडबिंदु व उदयगिरी के किले पर अधिकार कर लिया जाता है। इसको उड़ीसा के गजपति शासकों ने बुरी तरह पराजित किया। कुछ समय बाद चंद्रगिरी के नरसिंह सालू ने उसका सिंहासन उससे छीन लिया। नरसिंह सालू मल्लिकार्जुन का सामंत था। सामंत होता है किसी के अंडर जब आप काम करते हो। हार के इस अपमान को न सह पाने के कारण
उनकी मृत्यु हो गई। और नेक्स्ट है आपका विरूपाक्ष सेकंड 1465 से 1485 तक इसका टाइम पीरियड रहेगा। संगम वंश का अंतिम शासक, अगर संगम वंश का अंतिम शासक आपसे पूछे तो वो कौन रहेगा? विरूपाक्ष रहेगा। 1485 में इसकी हत्या कर दी गई और संगम वंश क्या हो गया? यहाँ पे समाप्त हो गया। संगम वंश के जस्ट कौन सा वंश आता है? सेकंड जो वंश था आपका सुल्लू वंश, इसका टाइम पीरियड 1485 से 1505 ईस्वी। सालू नरसिंह के दो पुत्र थे, एक था तिम्मा, एक था इमाड़ी नरसिंह। और तिम्मा की हत्या के बाद इमाड़ी नरसिंह को गद्दी पर बैठाया गया। जो इमाड़ी नरसिंह था इसके शासनकाल में क्या होता है? वास्तविक शक्तियाँ उसके सेनापति नरसा नायक के पास थी। जो आपका इमाड़ी नरसिंह था इसके शासनकाल में जो वास्तविक शक्तियाँ अगर आपसे पूछे किसके हाथ में थी? नरसा नायक के हाथ में थी, इसके पास थी वो सारी शक्तियाँ प्रशासन की। 1505 में नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने इमाड़ी नरसिंह की हत्या कर तुल्लु वंश स्थापित किया। तो नेक्स्ट जो वंश रहेगा वो रहेगा तुल्लु वंश। तुल्लु वंश 1505 से 1570 तक रहेगा। पहला जो शासक रहेगा इसका वीर नरसिंह रहेगा 1505 से 1509। वीर नरसिंह का पूरा शासनकाल आंतरिक विद्रोह व आक्रमणों का कारण प्रभावित रहा और 1509 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है वीर नरसिंह की। नेक्स्ट जो राजा आता है वो आता है कृष्णदेव राय। 1509 से 1529 तक इसका टाइम पीरियड रहेगा। और हरियाणा की कोई भी एग्ज़ाम हो, ऐसा पेपर अछूता नहीं है जहां से इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आए हो। तो कृष्णदेव राय से हरियाणा के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है अब की बार भी यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो तुल्लु वंश का महान शासक था ये। 8 अगस्त 1509 को शासक बनता है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में क्या करता है? इसे भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताता है। तो क्या था? बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में इसे भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। और इसने 1509-1510 में बीदर के सुल्तान महमूद शाह को अदोनी के पास हराया था। इसने 1509-1510 में बीदर के सुल्तान महमूद शाह को अदोनी के पास हराया था। आगे है आपका 1512 विजयपुर के शासक यूसुफ आदिल शाह खां को परास्त कर रायचूर दोआब पर अधिकार कर लिया था। तत्पश्चात गुलबर्गा के किले पर अधिकार किया इन्होंने। और 1513-18 में उड़ीसा के गजपति शासक प्रताप रुद्र देव को 4 बार हराया। तत्पश्चात संधि की समझौता किया और संधि की प्रार्थना और उसने अपनी पुत्री का विवाह कृष्णदेव राय से कर दिया। 1513-18 में क्या होता है? उड़ीसा का जो गजपति शासक था उसका नाम था प्रताप रुद्र देव, उसको 4 बार इसने हराया। 4 बार युद्ध हुआ, 4 बार उसकी हार हुई। तत्पश्चात उसने समझौता कर लिया और प्रार्थना करके मतलब समझौता करने के बाद क्या होता है? अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर देता है? कृष्णदेव राय के साथ कर देता है। कृष्णदेव राय की जो रचना है अगर आपसे पूछता है तो अमुक्तमाल्यद इसने लिखी थी तेलुगु भाषा में, जामवती कल्याणम लिखी थी संस्कृत भाषा में और काफ़ी बार ये रचना इसकी पूछी गई है। और इसकी जो उपाधि है वो वर्ण व्यवस्था का रक्षक, ये एनटीए नेट में पूछा गया है, एनटीए में। और आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह इसको कहा जाता था। ये उपाधियाँ थी इसकी, आगे भी पूछा जा सकता है। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस और बारबोसा ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा इसी के टाइम में की थी। 8 तेलुगु साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि यानी कि जिनको अष्टदिग्गज बोला जाता था वो इसी के टाइम में रहते थे। और सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण था वो अलासानी पैदन था और तेनालीरामा पांडुरंग महात्यम की रचना रामकृष्ण ने की थी। आगे है आपका अलासानी पैदन को तेलुगु कविता के पितामह की उपाधि प्रदान की गई और इसकी जो कृति थी मनुश्री तथा हरिकथा सार थी। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग भी कहा जाता है। नांगलपुर नामक नए नगर बसाए इसने। हजारा व विठल स्वामी मंदिर का निर्माण भी इन्हीं के द्वारा कराया गया और 1529 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और सबसे महान शासक कौन रहेगा इस वंश का? वो रहेगा आपका कृष्णदेव राय। और नेक्स्ट जो शासक बनता है वो है अच्युत देव राय। 1529 से 1542 तक शासन रहेगा इसका। कृष्णदेव राय का भतीजा था ये। अगला शासक बनता है जो इसके टाइम पुर्तगाली यात्री नूनिज विजयनगर साम्राज्य में आया और सदाशिव राय इसके बाद जो नेक्स्ट राजा बनता है 1542 से 1570 तक टाइम पीरियड रहेगा। इस वंश का अंतिम शासक था, सेनापति इसका राम राय था। सारी शक्ति इसी के हाथ में थी, यानी कि सारी शक्ति किसने ले ली थी? राम राय ने ले ली थी। सदाशिव राय के टाइम में इसका सेनापति था। आगे है यह जो राम राय था ये एक साम्राज्यवादी सेनापति था और जिसने बहमनी साम्राज्य को 5 राज्य, जो बहमनी साम्राज्य था उसको 5 राज्य बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बीदर, अहमदनगर में
फूट डालने की कोशिश की। परिणाम क्या होता है, बरार को छोड़ के जो चारों हैं, चारों ने मिलकर 1565 में क्या किया, विजयनगर पर हमला कर दिया और इसको तालीकोटा का युद्ध, राक्षस तागड़ी का युद्ध और बन्नी हट्टी का युद्ध भी बोला जाता है। और इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, राम राय के द्वारा किया गया था। और इस युद्ध में सेनापति जो राम राय था वो मारा गया। सदाशिव राय ने अपना अगला सेनापति किसको चुना, तिरुमल को चुना और तिरुमल को ही अपना अगला सेनापति बनाया और इसने सदाशिव राय की हत्या कर दी और एक नया वंश आरवीडू की स्थापना कर दी जाती है। और जो नेक्स्ट है आपका लास्ट वंश है वो रहेगा आरवीडू वंश। आरवीडू जो वंश है 1570 से 1650 ईस्वी तक रहेगा। स्थापना 1570 में तिरुमल के द्वारा की गई इस वंश की। विजयनगर साम्राज्य का चौथा और अंतिम वंश इसको मान सकते हो आप, यानी चौथा और अंतिम राजवंश था ये। राजधानी पेनुगोड़ा थी इस वंश की। अंतिम शासक श्रीरंग तृतीय था। इसके शासन में तंजौर, मैसूर, मदुरई स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हुआ। तो तंजौर, मैसूर, मदुरई स्वतंत्र राज्यों का निर्माण किसके टाइम में हुआ भाई, यानी कि आपका जो श्रीरंग तृतीय है इसके टाइम में हुआ। और आगे है आपका विजयनगर राज्य का पतन हो गया यहाँ पे। और विजयनगर कालीन जो प्रशासन व्यवस्था है उसको भी देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्वरूप राजतंत्रात्मक था यहाँ का। विजयनगर के राजा राय की उपाधि धारण करते थे और स्वयं को ईश्वर तुल्य वो मानते थे। आगे है आपका राजा की सहायता के लिए 2 परिषदें होती थी, पहला राज्य परिषद और दूसरा मंत्री परिषद। जो परिषद थी ये इसका जो स्वरूप होता था वो व्यापक होता था और मंत्री परिषद का जो स्वरूप था वो छोटा होता था। जो राज्य परिषद थी इसमें राजा इसकी सलाह पे नीतियाँ बनाता था और इसकी स्थिति औपचारिक अधिक होती थी। मंत्री परिषद का स्वरूप छोटा होता था, कुल सदस्य 20 होते थे। 50 से 70 साल आयु वाला जो व्यक्ति होता था, निपुण व्यक्ति, उसी को इसका सदस्य बनाया जाता था। अध्यक्ष इसका प्रधानमंत्री होता था और राजा व युवराज के बाद इसका स्थान आता था प्रधानमंत्री का। जो भू राजस्व व्यवस्था थी विजयनगर साम्राज्य में, राजकीय आय का मुख्य स्रोत होता था ये भू राजस्व व्यवस्था। इसे शिष्ट कहा जाता था और यह भूमि की उपज पर निर्धारित किया जाता था भू राजस्व। और सामान्यतः 1/3 1/4 के बीच में होती थी इसकी दर थी। जो 16वीं शताब्दी में सदाशिव राय के काल में जो नाई होते थे, नाइयों को व्यवसायिक कर से मुक्त कर दिया गया था। तो किसके टाइम में, सदाशिव राय के काल में नाइयों को व्यवसायिक कर से मुक्त कर दिया गया था। 16वीं शताब्दी की बात है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने देना है। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित था और कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे। तो इन क्वेश्चनों का जवाब आप लोगों ने देना है। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट छोड़ सकते हो आप। तो प्रशासनिक जो इकाई है, अगर पूछे आपसे विजयनगर साम्राज्य में कैसे थी तो पूछा गया है क्रम में। और पहली कोट्टम या वलनाडु यानी जिले टाइप में होती थी, फिर नाडु आपका परगना टाइप में होता था, मैलग्राम 50 ग्रामों का समूह होता था और फिर उर ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई आपकी उर होती थी। आगे है एक नज़र इन पे भी डाल लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य में जो यात्री आए हैं और किस किस के टाइम में आए हैं, यहाँ से सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन पुटअप कर सकता है एग्जामिनर और या फिर मैचिंग में क्रम में आपको पूछ सकता है। तो विदेशी यात्री यहाँ पे दे रखे हैं और यहाँ पे तत्कालीन शासक दे रखे हैं। विदेशी यात्री और तत्कालिक शासक दे रखे। पहला शासक निकोलो कॉन्टी इटली का था और देवराय फर्स्ट के टाइम में आया था। निकितिन रूस का था, ये भी देवराय फर्स्ट के टाइम में आया था। अब्दुल रज्जाक फारस का था, देवराय सेकंड के टाइम में आया था। डुआर्ट बारबोसा पुर्तगाल का था, कृष्णदेव राय के टाइम में आया था। डोमिगो पायस पुर्तगाल का था, कृष्णदेव राय के टाइम में आया था ये भी। फर्नांडिज नूनेज पुर्तगाल का था, अच्युत देव राय के समय में आया था। और सीजर फ्रेडरिक इटली का था और ये किसके टाइम में आया था, ये आया था सदाशिव राय के टाइम में। कलीमुल्ला की मृत्यु के बाद बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया था। तो इनको भी देख लेते हैं। राज्य दे रखा है, स्थापना वर्ष दे रखा है, संस्थापक दे रखा है, वंश दे रखा है। पहला आपका बीजापुर है। स्थापना 1489 में, शासक यूसुफ आदिल शाह, वंश आदिल शाही रहेगा। सेकंड गोलकुंडा 1518 में स्थापना होती है, कुतुब शाह संस्थापक रहेगा, कुतुब शाही वंश रहेगा। अहमदनगर 1490 में स्थापना होती है, मलिक अहमद संस्थापक रहेगा, निजाम शाही वंश रहेगा। बीदर 1527 रहेगा, अमीर अली ब्रीद इसका संस्थापक रहेगा, ब्रीद शाही वंश रहेगा। बरार आपका 1490 रहेगा, फतेह उल्लाह इमाद शाह के द्वारा स्थापना की गई, इसकी संस्थापक रहेगा। इमाद शाही क्या रहेगा अभी आपका, यानी कि वंश रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू।